dignitaries on the dais, Shri Pradeep Jain ji, the Honorable Director of the Career Institutions, Principal Shri Dikshit ji, my friend Kapil Mehra ji, Rakesh Agrawal ji, Praveen Sahu ji, my fellow lawyers and students of law. I'm honored to have been invited in such a wonderful institution called Career Law, which has an illustrious background of 55 years. सबसे अच्छी बात यह है कि हमने माँ सरस्वती के समक्ष नमन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उसके पश्चात मिस श्रुति खरे ने अद्भुत स्वरूप में भगवान श्री गणेश की स्तुति प्रस्तुत की। तत्पश्चात मुझे सौभाग्य मिला ये दो पुस्तकें कंटेम्प्ररी social problems, a global trend, written by Dr. Anil Kumar Dikshit and Dr. Humaira Qureshi. I really congratulate them to have written such a wonderful book which can be of use to most of us. Please clap for them. I'm also honored to have inaugurated another book called Evolution of Human Rights, Trends, Challenges and New Horizons. Dr. Anil Kumar Dikshit has once again contributed to this book, along with Dr. Gayatri Yadav and Dr. Namrata Tiwari. I congratulate them all. In 1836, बहुत पुराना समय दिखाई देता है। 1836 जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी और भारत में तब ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। उस समय एक लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस लॉ कमीशन के चेयरमैन बने लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत के बिखरे हुए क्रिमिनल जूरिस सिस्टम को कोडिफाइड कीजिए और एक सीक्वेंस में ऑफेंसेस को डिफाइन कीजिए और पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब कीजिए। उस पूरी कमेटी ने, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले थे, वो अपनी रिपोर्ट बनाकर सबमिट की और 1836 की वो रिपोर्ट वैसी की वैसी पड़ी रही। हम सब जानते हैं, स्कूल्स में पढ़ा है, 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 का डिक्लेरेशन क्वीन का
ये डिक्लेयर करता है कि अब भारत में ब्रिटिश क्वीन का शासन होगा और क्राउन का शासन होने के बाद खोज कर निकाली गई वो रिपोर्ट जो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा बनाई गई थी 1860 में, 6 अक्टूबर 1860, इंडियन पीनल कोड के नाम से प्रोमलगेट हुई। सिक्स अक्टूबर 1860 को प्रोमलगेटेड इंडियन पीनल कोड भारत में लागू उसके भी 8 महीने बाद हुई। फ्रॉम 1 मई 1861, 1861 में भारत में क्रिमिनल लॉ का एक यूनिफाइड कोड आया जहां पर ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब्ड थे और ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड थी। 1860 से लेकर 2023 लगभग पौने 200 साल, पौने 200 साल को अगर राइट पर्सपेक्टिव में समझें तो हमारी आपकी 8-9 पीढ़ियां बदल गई। यानी कि हमारे सिस्टम में रच बस गया और ऐसा रच बस गया कि हम ऑफेंसेस को नंबर के नाम से आइडेंटिफाई करने लगे सोसाइटी में। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा फ्रॉडुलेंट है, चीटर है, तो जिसने जीवन में कभी आईपीसी नहीं पढ़ा वो भी कहता है बड़ा 420 आदमी है, बिना जाने कि ये किसी आदमी के कैरेक्टर को नंबर क्यों दिया जा रहा है। लेकिन आदमी यूज कर रहा है बिना जाने कि ये आईपीसी का एक सेक्शन है। किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो आम आदमी कह रहा है 302 लग गया। ऑफेंसेस नाम छोड़कर नंबर से आइडेंटिफाई होने लगे, किंतु अब ये सब बदल जाएगा। 1 जुलाई 2024 से भारत में कोई 420 रहा ही नहीं, क्योंकि अब 420 चीटर नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने सारी धाराओं के नंबर बदल दिए। Indian Penal Code, originally promulgated, had 511 sections, but by the year 2023 there were 64 more sections added by amendments, and on the date of its departure IPC had in totality 574 sections, और उसके बदले भारतीय न्याय संहिता स्लिम ट्रिम हो गई और 358 सेक्शंस में समा गई। So against 574 sections, today we have Bharatiya Nyaya Sanhita with 358 sections. आईपीसी में 26 चैप्टर्स थे, भारतीय न्याय संहिता में इफेक्टिव 19 चैप्टर्स हैं। 20वां चैप्टर एक ही सेक्शन का है, 358 सेक्शन, विच इज रिपीलिंग सेक्शन।
सो इफेक्टिव 19 सेक्शंस, 7 चैप्टर्स कम हो गए और पूरे आईपीसी की संरचना को बदल दिया गया। आईपीसी में जो जनरल एक्सप्लेनेशंस का चैप्टर था, जो सेक्शन 52A तक जाता था, वो सारा का सारा श्रिंक होके सेक्शन 2 में समा गया और जनरल एक्सप्लेनेशंस का चैप्टर हटाकर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया गया। अब सेक्शन 2 ABCD में आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो 52A तक के सेक्शंस अब सेक्शन 2 में ही खत्म हो गए। और उसके बाद पनिशमेंट एंड जनरल एक्सेप्शंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वगैरह को सेक्शन 52 तक समेट दिया गया, 50 to 50-60 तक। उसके बाद जो एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, वो चैप्टर है चैप्टर 5। जैसे आईपीसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो थे offenses related to human body and offenses related to property। सारे बार का, सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का चूल्हा ये 2 चैप्टर्स से ही जलता था, क्योंकि यही ऑफेंसेस के मुकदमे न्यायालय में पहुंचते थे। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यानी मर्डर, रेप, outraging the modesty and all these kinds of things, और offenses related to property यानी चोरी, डकैती, रॉबरी, मिसचीफ, यही तो मुकदमे कोर्ट्स में चलते हैं। पर अब आ गया चैप्टर 5। आई होप सम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आर देयर इन द ऑडियंस, तो उनके लिए खुशी की बात है कि उनका चूल्हा जलाने के लिए पार्लियामेंट ने एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है विद एक्सक्लूसिव टाइटल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन। और कमाल की बात यह है कि नाउ इन भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 5 इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है। और इसकी प्रेफरेंस देखिए, इमीडिएटली आफ्टर पनिशमेंट्स एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड जनरल एक्सेप्शंस, द प्रेसिडेंस इज गिवन टू विमेन एंड चिल्ड्रन। And this chapter 5, which begins from section 63, goes up to section 99, को आपकी सुविधा के लिए मैं 5 भागों में क्लासिफाई कर देता हूं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू विमेन, और एक पोर्शन इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन। चैप्टर 5 को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, उनमें से 4 हिस्से विमेन और 1 हिस्सा चिल्ड्रन। वो 4 हिस्से क्या हैं? Offences related to women begin with section 63, runs up to 73, only for the offences related to rape। अगर आईपीसी से आप परिचित हैं, either as a law student or as a practicing lawyer, तो आप जानते होंगे कि ओरिजिनल आईपीसी में रेप वॉज 375, 376। अमेंडमेंट्स के बाद ए बी सी डी डी ए बी काफ़ी सेक्शंस उसमें 376 में जुड़ गए थे। अब वो सब सीक्वेंसिंग कर दी गई है और वो सीक्वेंसिंग करके 11 सेक्शंस बनाए हैं, फ्रॉम सेक्शन 63 टू सेक्शन 73। 63 to 73 are only rape।
अब ये जो ABCD वगैरह वो सबको इन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया, सीक्वेंसिंग कर दी, पर एक नया सेक्शन जोड़ दिया। ये नया सेक्शन इसलिए है क्योंकि IPC में ऐसा कोई सेक्शन नहीं था, एंड दैट इज सेक्शन 69। सेक्शन 69 which falls between section 63 to 73 ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये बिजली के आने जाने से परेशान ना हो। बिजली जाएगी पर मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। "69 is a concept borrowed from what was there in IPC called culpable homicide not amounting to murder." थैंक यू। ये आप सब जानते हैं 299 culpable homicide not amounting to murder। दैट मीन्स कि एक ह्यूमन किलिंग तो हुई, कल्पेबल होमिसाइड में भी हुई और मर्डर में भी होती है, पर ह्यूमन किलिंग की डिग्री अगर डिफरेंट है, मेंसरिया की डिग्री डिफरेंट है, तो वो मर्डर के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो वो किलिंग है पर मर्डर नहीं है। और वो सेक्शन था 299 culpable homicide not amounting to murder। that means there is a homicide, there is a killing but not murder। उस कंसेप्ट को रेप में लेकर आए सेक्शन 69 में। that means there is a sexual relationship between a man and a woman, physical relationship is established, but it is not a rape। क्यों? क्योंकि it is by deceitful means। This sexual relationship is established by fooling the woman, by deceiving the woman, and by deceiving, consequentially obtaining her consent for physical relationship। And the moment the element of force is missing, it does not qualify for rape। So it's a sexual intercourse with deceitful means, and that is, ladies and gentlemen, for you is section 69 of Bharatiya Nyay Sanhita 2023। ये पहला पोर्शन है ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन का। दूसरा पोर्शन है ऑन सम काइंड ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन, जो कि आईपीसी में 354 और 509 में बिखरा हुआ था। यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, insulting and intimidating women, outraging the modesty of women। और आपको याद होगा कि 354 was also added with A, B, C, D। अब ये सब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, और ये जो बिखरा हुआ था 509 कहीं और, 354 कहीं और, वो सबको एक साथ सेकेंड पोर्शन ऑफ चैप्टर 5 में ला दिया गया। तो सेक्शन 74 टू 79 में अब सेक्सुअल हैरेसमेंट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन से लेकर डिसरोबिंग, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, ये सब सीक्वेंस में आ गया। इंसल्ट टू अ वुमन जो 509 में कहीं अलग पड़ा हुआ था आईपीसी में, वो इधर आ गया। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज।
ये भी आईपीसी में कहीं एंड में था। 495, 496, 497 से लेकर 498 ए तक, वो अब सब स्ट्रीमलाइन होकर थर्ड पोर्शन ऑफ चैप्टर 5 में ला दिया गया। तो अब वो सब आपको सेक्शन 80 से 86 के बीच में मिल जाएगा। और चौथा पोर्शन इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरेज, जो कहीं और था आईपीसी में, टुकड़े टुकड़े में बिखरा था, उस सबको बटोर के एक नया चैप्टर बनाया। और पांचवा चैप्टर ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शन 92 टू 99। इस 92 टू 99 में भी एक नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 95। लॉर्ड मैकॉले के समय पर शायद जनमानस इतना कुंठित नहीं था। द मैन वॉज नॉट दैट परवर्टेड टू यूज चिल्ड्रन फॉर कमिटिंग ऑफेंसेस, इसलिए 95 नहीं था। आज ये देखा जा रहा है कि बच्चों को ऑफेंस के लिए यूज किया जा रहा है, यहां तक कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं थ्रू चिल्ड्रन। और फ्रंट लाइन पे चाइल्ड है या चिल्ड्रन है तो मेन स्ट्रीम के लॉ से बचकर वो जुवेनाइल जस्टिस में चला गया और करवाने वाला कहीं पर्दे के पीछे छिप गया। इस एनोमली को, लैक्यूना को भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 95। Now, this is an identified offense that if somebody is targeting and using the child for committing an offense, section 95 will be invoked. ये हो गया चैप्टर 5। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को इमीडिएटली आफ्टर दैट चैप्टर 6 में रखा गया है। और जो 302 आप जानते थे वो सेक्शन 100 से शुरू हो रहा है। और ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इज चैप्टर 17, जो आईपीसी का भी चैप्टर 17 था, वो वहीं का वहीं है। तो अब थेफ्ट, डेकॉइटी, रॉबरी, मिसचिफ, ट्रेसपास, ये सब चैप्टर 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में आपको मिलेगा। लेकिन ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टेट, जो कि चैप्टर 7 से चैप्टर 16 के बीच में 10 चैप्टर्स हैं, उस 10 चैप्टर्स को आईपीसी में जो सेक्शंस के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था वो सब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। नाउ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट करेंसी, कॉइन, स्टैम्प्स, ऑफेंसेस इन इलेक्शंस, ये सब स्ट्रीमलाइन हो गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चैप्टर वाइज क्लैरिटी से आ रहा है। पर इस सब में कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, जोड़े गए, महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि एक सेक्शन है सेक्शन 103 सब क्लॉज 2। प्लीज रीड दिस सेक्शन रेड विद सेक्शन 117 सब क्लॉज 4। 103 सब क्लॉज 2 को हमेशा 117 सब क्लॉज 4 के साथ जोड़कर जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पर, क्योंकि एक बहुत कॉमन शब्द मीडिया में यूज होता है मॉब लिंचिंग, और अगर आप भारतीय न्याय संहिता में ढूंढने जाएंगे तो मॉब लिंचिंग का
टाइटल वाला ऑफेंस आपको दिखेगा नहीं, पर वो मॉब लिंचिंग जोड़ दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, पर वो मिलेगा आपको 103 सब क्लॉज 2 और 117 सब क्लॉज 4 में। यानी कि इफ एन ऑफेंस टू कमिट अ ग्रीवियस हर्ट इज डन बाय more than 5 persons together, तो 103 सब क्लॉज 2, यानी कि मॉब ने मिलकर किसी को ग्रीवियस हर्ट किया, मारा पीटा, चोट पहुंचाई, पर मरा नहीं। मारा पीटा, चोट पहुंचाई और मर गया तो 117(4) मॉब लिंचिंग कंक्लूडिंग टू किलिंग। इसी तरह से रैश एंड नेग्लिजेंट एक्शंस के प्रोविजंस आईपीसी में थे, पर उन्हें अब क्लासिफाई करके 106 में 1 और 2 सब क्लॉजेस में लाया गया है। फॉर नेग्लिजेंस सेक्शन 106 में जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि अगर कोई सड़क पर दुर्घटना घटती है किसी वाहन से, तो वाहन जिससे वो दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वो इमीडिएटली पुलिस को उस दुर्घटना की रिपोर्टिंग करे। He has to immediately rush to the nearest police station and report about the incident. If he does not do so, अगर वो स्पॉट से फरार हो जाता है और पकड़ा जाता है तो सजा 10 साल। नेग्लिजेंस 10 साल, पर इसी नेग्लिजेंस 106 में एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया है मेडिकल नेग्लिजेंस का। मेडिकल नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर्स व्हाइल ट्रीटिंग कंटिन्यूज टू बी अ पनिशेबल ऑफेंस, पर सजा 2 साल। क्यों? Because the parliament in its wisdom concluded that a doctor may be negligent while treating a patient, but definitely will not be having a mens rea to kill his own patient. कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज मार डालने के लिए नहीं करता, पर चूक हो सकती है, गलती हो सकती है और वो घातक गलती हो सकती है। तो अगर वो हद तक गलती हुई है तो सजा तो मिलनी चाहिए, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन में हैं और आपको केयरफुल होना चाहिए, और आपने गलती की है तो सजा तो मिलेगी, तो 2 साल। पर चूंकि मेंस रिया का एलिमेंट एब्सेंट है तो वो 10 साल नहीं होगा। इसके बाद 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आईपीसी में नहीं थे, 111, 112, 113। सेक्शन 111 इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सेक्शन 112 इज पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है कि दोनों भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, पर अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई मेजर क्राइम कर रहे हैं आप, तो 111। कहीं आप बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं आप लोगों की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, या आप रैंसम ऑर्गेनाइज्ड वे में
फिरौती मांग रहे हैं, या आप ड्रग्स की पेडलिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब मेजर क्राइम्स हैं। और ये सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है, ये ऑर्गेनाइज वे में होता है, गैंग्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। तो ये जो मेजर क्राइम्स हैं ये 111 के लिए रखे गए। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी होते हैं, जैसे जेब कतरा भी ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता। एक टारगेट करता है, फिर दूसरा कहीं एग्जीक्यूट करता है, फिर वो हैंडओवर कर देता है तीसरे को कि पकड़ा भी जाऊं तो इनोसेंट दिखूं। ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से पेटी क्राइम्स भी होते हैं। चोरी भी ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत सारी चीजें जो ऑर्गेनाइज्ड है पर पेटी है। तो दैट इज सेक्शन 112। और तीसरा जो इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन 113, 113, जो आईपीसी में नहीं था, दैट इज टेररिज्म। टेररिज्म probably was not there during the period of Macaulay, लेकिन आज वो एक ज्वलंत सत्य है, तो उसको एड्रेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने, और वो हो गया है 113, आतंकवाद। तो आतंकवाद में लिप्त जो पाया जाएगा उस पर 113 लगेगी, विद एन ऑप्शन टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि वो स्पेशल एक्ट यूएपीए लगाए या 113 लगाए। बट नाउ योर क्रिमिनल कोड ऑल्सो डिफाइंस टेररिज्म, जो पहले नहीं था। इसके अलावा एक सेक्शन रिमूव करके उसको मॉडिफाई करके दूसरी तरह से लाया गया। देयर वाज अ सेक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, सेक्शन 124A, सेडिशन, राजद्रोह। क्योंकि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करे उस पर सेडिशन लगाओ, राजद्रोह का मुकदमा चलाओ और सजा दो। हटा दिया गया क्योंकि अब हम लोकतंत्र हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, हमें अधिकार है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर हमको सेडिशन में सजा नहीं दी जा सकती। तो इट वॉज अ लॉन्ग ड्यू टू बी रिमूव्ड, वो हटा दिया गया। पर सेक्शन 152 उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया, राष्ट्रद्रोह। राजद्रोह लोकतंत्र में अलाउड है पर राष्ट्रद्रोह नहीं। You are allowed to be anti-government in democracy, but you cannot be anti-India. Anti-national नहीं हो सकते आप। तो ये नया सेक्शन 152 लाया गया है, where it has become a punishable offense if you are indulging into anti-national activities. एक और सेक्शन हटा दिया गया जो बड़ा फनी सा सेक्शन था कि जो ऑफेंस अगर आप कमिट करके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें कोई सजा नहीं थी, और अगर वो ऑफेंस करते हुए आप सफल नहीं होते हैं तो उस पर सजा थी। और वो फनी सा ऑफेंस था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सरकार का मानना था कि भाई करने गए थे तो कर लेते, बचे क्यों, तो हम नहीं छोड़ेंगे। था ना फनी सा सेक्शन। Attempt to commit suicide was punishable, but if you committed suicide, then it's okay. There was no punishment. तो उसको हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन जोड़ा गया है, एंड दैट इज सेक्शन 226 भारतीय न्याय संहिता का। 226 कहता है, इफ somebody threats to commit suicide
restrain a public servant from doing his duty, then he will be punished. ये क्या है? ये भी एक नया फैशन है जिसको एड्रेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। और नया फैशन ऐसे है कि पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी करने आ रहा है, मत करो ऐसा कुछ। लो हम चले, बुलडोजर घूम जाता है, वापस चला जाता है, हाँ अपना तिरकमंड नहीं, तुम बैठो बैठो, तुम आराम से करो, बनाओ अपना घर बनाओ, चाहे जो करो। बैंक से लोन ले लीजिए, रिकवरी की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट ऑर्डर और एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई आए, आप पैसे मांगने आए, हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है लोन लेना, पर चुकाना हमारी सरकार ने सिखाया नहीं। अक्सर सरकार माफ कर देती है, हमारा भी कर देगी, ठहरो जरा, क्या वसूली करने आ गए, और आ गए हो तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ये धमकियां जो देकर पब्लिक सर्वेंट को लीगल एक्शंस से स्टॉप कर देना, ये एड्रेस किया गया है 226 में। नाउ इट इज एन ऑफेंस। एक और नया सेक्शन आया है 304, जो आईपीसी में नहीं था, दैट इज स्नैचिंग, छीना झपटी। चेन स्नैचिंग के अलावा बहुत से स्नैचिंग होते थे। कोई किसी का बटुई छीन के भाग गया, कोई किसी का बैग उठा के भाग गया, लैपटॉप छीन लिया, कुछ भी स्नैचिंग। और ये जो स्नैचिंग होती थी, पुलिस के पास इसके लिए कोई धारा ही नहीं थी, तो वो उसको थेफ्ट में ही कहीं जोड़ते थे, कहीं इनकॉर्पोरेट करते थे, उनको प्रोविजन ही नहीं था। तो अब वो 304 बना दिया गया। स्नैचिंग इज एन आइडेंटिफाइड ऑफेंस। ये मैं यूज कर सकता हूं। Replacing IPC is BNS 2023 with 358 sections. पर इतने बड़े एक्ट से घबराइए मत। मैंने कहा आपसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 5, chapter 6 and chapter 17. 5 related to women and children, 6 related to human body, and 17 related to property. With, despite reducing almost 200 sections from IPC, it is less than 200 sections, still added 11 important
new provisions. And we just noted these 11 new provisions which I told you. Section 69, or do you want me to write that? New provisions are 69, 95, 102, read with 117, 106, then 111, 112, 113, then 152, then 226, and 304. Ladies and gentlemen, this is Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 for you. पौने 200 साल के डिपार्चर के बाद नया जन्म. If you have any questions on BNS, I'll take that so that I can shift to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Do you have any questions? Yeah, please. I'm sorry. जब कोई क्वेश्चंस ही नहीं है मन में तो दो ही बातें साबित होती हैं. या तो मैं बहुत अच्छा हूं और या मैं बहुत ही बुद्धू हूं. कि आपको मुझ पे दया आ रही कि इनसे क्या पूछे. जी हाँ अच्छा, कम लोग आए हैं, कई लोग चले गए. अरे बहुत है. एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मेहरा जी भारत में लॉ को जानना कौन कैसा चाहता है. इतने सारे इकट्ठे कर लिए आपने, आपके लिए तालियां. यहां तो लॉ को तोड़ा कैसे जाए वो जानना चाहते हैं. ये तो घट गया, स्लिम ट्रिम हो गया, वजन घटाकर स्मार्ट हो गया. पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बढ़ गया. 484 सेक्शन का सीआरपीसी अब 531 सेक्शन का हो गया. नाउ देयर आर 531 सेक्शंस इनटू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जबकि सीआरपीसी में सिर्फ 484 सेक्शंस थे. और ये क्यों हुआ? ये बढ़ा क्यों? ये बढ़ा इसलिए क्योंकि हमने जो प्रोसीजर्स अमेंडमेंट कर करके जोड़े थे, तो लास्ट सेक्शन 484 दिखता था, पर एक्चुअली वो सेक्शंस बहुत ज्यादा थे. और अब जब वो स्ट्रीमलाइन हो गए तो 531 हो गए. अब बीएनएसएस में कोई एबीसीडी आपको नहीं मिलेगी. भविष्य में जुड़ेंगे पर आज की तारीख में नहीं है. तो बदला क्या? सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं जोड़ी गई. 5 important definitions which were missing from CRPC are now added. पहला है सेक्शन 2A, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सीआरपीसी में नहीं था.
those who are into criminal practice, वो सब जानते हैं कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल प्रैक्टिस होती है लॉयर्स के लाइफ में, जो सबसे बड़ी ग्रॉसर होती है, जो लॉयर्स के घरों का चूल्हा जलाती है, आमदनी कराती है, वो प्रोविजन है बेल। बेल कराया, इंस्टेंट पैसा आया और अगले बेल के लिए खोज शुरू। बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, जो लॉ की प्रैक्टिस में जाने वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि बेल का क्या है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बेल सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो सीआरपीसी में डिफाइंड ही नहीं था। नोबडी न्यू व्हाट इज बेल। अब बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 2B डिफाइंस बेल, and it does not stop there. Section 2D defines bail bond, and Section 2E defines bond. And one more important definition is Section 2I, and that is electronic communication. अभी देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि अब समय बदल गया। चिट्ठी पत्री का समय खत्म। कबूतर जा जा जा, कबूतर ही नहीं मिल रहे। पता नहीं कौन खा गया उन कबूतरों को। कबूतरों का जमाना तो छोड़िए, पोस्ट ऑफिस के लाल डब्बे ही गायब हो गए। आप चिट्ठी डालना चाहें तो ढूंढना पड़ता है, कहां है भाई पोस्ट बॉक्स। दीक्षित जी, एम आई मेकिंग सेंस? ये गायब हो गया है। और हमारा सीआरपीसी वहीं अटका था, जबकि अब सारे संदेश ईमेल पर भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं, एसएमएस के द्वारा भेजे जा रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। और सारे क्राइम भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो रहे हैं, विच वॉज नॉट एड्रेस्ड बाय सीआरपीसी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिफाइन कर रहा है, और डिफाइन भर नहीं कर रहा है, आने वाले प्रोविजंस में उसका यूज कर रहा है, पॉजिटिव यूज हो रहा है। एक बहुत कॉमन कल्चर दिखाई दे रही है समाज में। लोग मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, ये एक नया फिनोमिना है। जब पहले कोई चिट्ठी आती थी तो आप ही के लिए आती थी, आप ही पढ़ते थे। संभाल के रखने लायक चिट्ठी है तो संभाल के रख भी लेते थे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी आते हैं और वो फॉरवर्ड कर देते हैं। यही नहीं समझ में आ रहा कि वो किसके लिए लिखी गई और किसको भेजी जा रही है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि मुझे 100-150 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुबह शाम, उगता सूरज, डूबता सूरज, फूल का गुलदस्ता, मुझे एक आदमी रखना पड़ा है सिर्फ डिलीट करो भाई, इतने गुड मॉर्निंग।
क्योंकि वो मेरी मॉर्निंग खराब हो जाती है उसको डिलीट करने में। ये एक नया फिनोमेना है। और अगर हम चाहें तो भी एक क्राइम नहीं था सीआरपीसी में। अब जरा संभल जाइए। फॉरवर्ड करने वालों जागो, अब आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये ध्यान दीजिए कि इसका नाम दंड प्रक्रिया संहिता से हटाकर नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों कर दिया गया? क्योंकि एम्फेसिस इज ऑन नागरिक सुरक्षा, नॉट ओनली प्रक्रिया। और कैसे? देखिए मैं बताता हूं। नागरिक की सुविधा, नागरिक की सुरक्षा important provision of the CRPC was arrest. Section 41 of the CRPC, और बाद में जोड़ा गया 41A कि भाई नोटिस दो अरेस्ट से पहले। अब वो सब स्ट्रीमलाइन कर दिया सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अरेस्ट का प्रोविजन सेक्शन 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आ गया, और 41A का नोटिस वोटिस सब सेक्शन 35 के सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 में ही कर दिया। और इसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई है वो ये है कि हर पुलिस स्टेशन में अब एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। आपने पुलिस स्टेशन अगर विजिट किया है कभी अपनी लाइफ में तो आपने देखा होगा कि पहले एक ऐसा साइन बोर्ड होता था जिस पे लिखा रहता था इतने क्राइम दर्ज हुए, इतने चोरी के, इतने रेप के, इतने मर्डर के, ये वो। अब वो डिजिटल बोर्ड्स बन गए हैं पुलिस स्टेशन में, पर अब वो डिजिटल बोर्ड का इंफॉर्मेशन राइट है, रॉन्ग है, क्या है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था। नाउ देयर इज अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने पकड़ लिया कि ये इंफॉर्मेशन तो गलत है, then you can hold that designated officer responsible and he is answerable. CRPC में एक प्रोविजन था अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, पर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर ले तो पुलिस को कब सौंपे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था। अब ला दिया गया 6 घंटे के अंदर। पहले तो लोग पकड़ के पेड़ से बांध देते थे और जो चाह रहा है अपना हाथ साफ कर रहा है। 6 hours you have to hand it over to the police. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है, जो पुराने सिनेमा में आपने देखा होगा या आज भी आप कोई ओल्ड मूवी देखेंगे तो हीनियस क्रिमिनल को हथकड़ी बेड़ी में लाया जाता था और धीरे धीरे वो हथकड़ी बेड़ियां रिमूव होती चली गई। आज हैंडकफिंग बहुत कॉमन नहीं है because of several judgments of the Supreme Court objecting to handcuffing, and because he's just an accused, he's not convicted person, so you cannot handcuff a person and insult him. There were several judgments on that point, and that's why
हैंडकफिंग हैड सिंपली बीन डिसअपियरिंग, यहां स्टैट्यूट में ला दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैंडकफिंग को 14 ऑफेंसेस में जस्टिफाई कर रही है। दे हैव एन्यूमरेटेड 14 ऑफेंसेस जिसमें न सिर्फ पुलिस इज ऑथराइज्ड टू हैंडकफ while arresting the offender, the police can also handcuff the person while producing him in the court. और ये जो 14 ऑफेंसेस हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हीनियस क्राइम, जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं या दोज हु हैव रैन अवे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस, जिनकी हिस्ट्री है, या ड्रग पेडलर्स हैं या मर्डरर्स हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, ऐसे जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं, अब हैंडकफिंग इज ब्रॉट बैक। इसके अलावा समन्स इशू होते हैं कोर्ट से, तो समन्स इशू होने की प्रक्रिया में अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज होगा, यानी द समन कैन बी इशूड बाय अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द मैजिस्ट्रेट विद एन इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। And it is not stopping there. The summons will be served through electronic communications now, यानी कि समन्स को अवॉइड करने के दिन गए। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि 2-2 साल समन्स ही सर्विस नहीं हो पाते, तो ट्रायल तो इसीलिए डिले होता है। यहां तो कोर्ट ने सील की इमेज, डिजिटल सिग्नेचर, बटन दबाया, समन गया, इधर आपने खोला, टूक टूक, क्या आया, खोला, ब्लू टिक मैजिस्ट्रेट को मिला, समन इज सर्व्ड। मजा आ रहा है मैडम? टूक टूक सर्विस। अब अवॉइड नहीं कर सकते, ईमेल से समन सर्विस होगा। ईमेल पे कोई डबल टिक नहीं आती, बट भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने प्रावधान किया है दैट इफ it is proved to the court that the email address is right, it is presumed to be served. Presumption किसके फेवर में हो गया? Served. अब आप प्रूफ करो कि मुझे नहीं मिला, बताओ कि सर देखिए ईमेल आईडी की ये स्पेलिंग गलत है, या ये डॉट नहीं है, या ये कॉमा, वो आप बताइए, हमारे पास जो है सर्विस हो गया। प्रिजम्पशन इज ऑफ सर्विस, है ना मजा? नागरिक की सुरक्षा हो रही है, जो प्रक्रिया में ऑफेंडर की सुरक्षा हो रही थी। फर्क है ना? इसलिए बोरिंग प्रक्रिया नहीं है, नागरिक सुरक्षा है। Hence the name.